हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डेमरे क्लासेस में। तो आज हम अपने नए क्वेश्चन के साथ हाज़िर हैं और आज इसमें एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हम इसमें इसी चैप्टर के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है मैंने। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल यानी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ठीक है, मॉडल क्यों अपनाया? इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगर आपने इससे पहले के जो हमारे वीडियोज़ हैं जो कि बेसिकली क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, तो उस सीरीज़ को शुरुआत से नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है? तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि स्वतंत्र यानी कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है? मॉडल क्यों अपनाया, उसके पीछे अपनाने के पीछे रीज़न क्या था और इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी? ठीक है? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है बेसिकली ये देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, है ना? अगर आपने थोड़ी बहुत चैप्टर पढ़ा हो या इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, है ना? देश में क्या थी, गरीबी थी बहुत ही ज़्यादा, बेरोज़गारी थी, औद्योगिक पिछड़ापन था। औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कि जो फैक्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है और टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे या हम कहें कि बिल्कुल बहुत ही कम थी, ठीक है? संसाधनों की कमी जैसी कई समस्याएँ थी, है ना? संसाधनों की कमी इन द सेंस कि संसाधन प्राकृतिक रूप में तो मौजूद थे, लेकिन उन संसाधनों को मानव की ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए वो अपेक्षित एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी उस समय, ठीक है? तो ये सभी समस्याएँ भारत में उस समय मौजूद थी। उस समय यह माना गया कि केवल पूँजीवादी व्यवस्था, ठीक है, या केवल समाजवादी व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त नहीं होगी, है ना? पूँजीवादी व्यवस्था आप सभी समझते हैं कि क्या होती है। पूँजीवादी व्यवस्था वह व्यवस्था होती है कैपिटलिज़्म, जो कि जिसमें पूरी तरीके से जो देश है या बाज़ार है उसको बाज़ार शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है ना? गवर्नमेंट पूरी तरीके से साइडलाइन हो जाती है, उसको हम कहते हैं पूँजीवादी व्यवस्था। आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा कहीं न कहीं, है ना? और समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? समाजवादी व्यवस्था वो होती है जहाँ जैसे कि सोवियत यूनियन में आपने सुना होगा, ठीक है ना? उसमें क्या था कि पूरी तरीके से कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का हो जाता है, उसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, है ना? तो कहा गया कि भारत के लिए इन दोनों ही व्यवस्थाओं में से कोई भी उपयुक्त नहीं है। अगर हम चाहें तो पूँजीवादी अगर व्यवस्था को अपनाना चाहें तो वो भी सही नहीं है, या पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने चाहें तो वो भी सही नहीं है। इसलिए भारत ने क्या किया, दोनों ही प्रणालियों को, दोनों ही सिस्टम के जो अच्छे-अच्छे गुण हैं उनको अपना लिया, ठीक है? इसी को मिला के क्या बोला गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, यानी कुछ गुण, कुछ चीज़ें जो है कैपिटलिज़्म की ले ली, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ले ली, कुछ चीज़ें समाजवादी व्यवस्था की ले ली और दोनों को मिला के क्या बोला गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बोला गया, ठीक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएँ जिसके बारे में हम देखते हैं क्या-क्या है, ठीक है? ये पहला पॉइंट आपके सामने, पहली विशेषता कि मिक्स्ड इकोनॉमी की पहली विशेषता क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यानी कि सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एक साथ कोऑपरेशन, ठीक है? एक साथ सामंजस्य होना, सह-अस्तित्व होना, साथ-साथ काम करना। इस व्यवस्था में सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, और निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार महत्वपूर्ण उद्योगों और सेवाओं का संचालन करती है, ठीक है? यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है, एक नियामक की भूमिका निभाती है, ठीक है? और खुद की भी जो है अपनी बहुत सारी कंपनीज़ एस्टेब्लिश करती हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो रेलवे हो गया, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट के पास है ना? उसी तरीके से कई सारी, जैसे अगर हम एयर इंडिया बात करें, आज के समय में तो कई सारी फ्लाइट्स हैं, ठीक है? लेकिन पहले क्या था कि एयर इंडिया ही एकमात्र ऐसी फ्लाइट थी जो हुआ करती थी और उसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ऐसे बहुत सारे जो है ऑयल जो है कंपनीज़ थी, है ना? तो उनपे सार्वजनिक नियंत्रण था, लेकिन आज के समय में जो है सार्वजनिक नियंत्रण धीरे-धीरे कम हो रहा है ना? उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसमें देखते हैं कि आज़ादी के समय क्या था, सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, सेवाओं का संचालन कर रही थी, जबकि निजी क्षेत्र जैसे व्यापार, उद्योग, सेवाओं के माध्यम से उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने में योगदान देता है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, साथ में मिलकर काम करना। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होती है,
यानी कि इसमें मेन जो है रोल किसका होता है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट का मेन रोल इसमें होता है। ठीक है, सरकार ने महत्वपूर्ण भारी उद्योगों जैसे इस्पात, रेलवे, रक्षा उत्पादन, आधारभूत ढांचा अपने नियंत्रण में रखा। यानी कि देश जब नया-नया आज़ाद हुआ था, ठीक है? और लगभग हम कहें कि 1990 तक जब भारत में हम जानते हैं कि 91-92 में एलपीजी नीति आई थी, ठीक है? ये जिसको हम क्या कहते हैं, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? निजीकरण, ठीक है? और ये निजीकरण हो गया और वैश्वीकरण हो गया, इस तरीके की जो नीति आई थी 1991-92 में, उससे पहले जो थी ज़्यादातर उद्योगों पे, ठीक है? ख़ासकर भारी उद्योग जैसे इस्पात हो गया, रेलवे, रक्षा से संबंधित इन क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट या निजी संस्थानों को मौके नहीं दिए गए थे इस समय, ठीक है? पूरी तरीके से नियंत्रण किसका था? गवर्नमेंट का था, ठीक है? लेकिन आज अगर हम देखें, ठीक है, उसमें क्या है, चाहे वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो, स्टील प्लांट हो, ये निजी कंपनीज़ के भी हैं, है ना? निजी लोगों के भी इसमें जो है अपने कंपनीज़ लगा सकते हैं, ठीक है? और उत्पादन में आधारभूत ढांचा, रोड बनाना, ये सब चीज़ें आज गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स का रोल ज़्यादा हो गया। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, उस समय सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट का नियंत्रण ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है? निजी क्षेत्र की भूमिका, निजी क्षेत्र को उपभोक्ता, वस्तुओं, व्यापार, सेवाओं से जुड़े उद्योगों चलाने की अनुमति दी गई, ठीक है? अधिकतर कंट्रोल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। एक नियामक, एक गार्जियन की भूमिका निभा रही थी गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं था कि निजी क्षेत्र को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ये गलत है। निजी क्षेत्र को भी स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है? वस्तुओं से संबंधित जो उपभोक्ता वस्तुएँ हो गई, खाने-पीने, निजी ज़रूरतों की वस्तुएँ, व्यापार, सेवाओं, इन सब से जुड़ी चीज़ों के लिए निजी क्षेत्र को भी अलाउ किया गया था। सरकारी नियंत्रण और नियोजन, सरकार ने आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए योजना आयोग बनाया था, ठीक है? जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है ना? उस समय इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। पंचवर्षीय योजनाएँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, ठीक है? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। 1 सेकंड। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएँ आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, किस तरीके से जो है सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसको हम योजना आयोग बोलते हैं, और जो है कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था, है ना? जिसका काम था कि देश में आर्थिक विकास को तेज़ करना, रोज़गार को बढ़ावा देना, गरीबी से लोगों को बाहर निकालना, इस तरीके के इसके लक्ष्य थे, ठीक है? 1951-52 में पहली पंचवर्षीय योजना, 51-52 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। इसी तरीके से 5-5 साल के अंतराल पे चलती रही, ठीक है? और सामाजिक कल्याण का उद्देश्य, तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी का रोल क्या है कि सामाजिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी उनका उनका रोल क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएँ। अगर सोचिए उस समय जो देश नया-नया आज़ाद हुआ था और पूरी अर्थव्यवस्था को जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, निजी संस्थानों के लिए खोल दिया जाता, तो क्या होता कि जो उनका मेन काम होता है प्रॉफ़िट कमाना, उनका ध्यान सिर्फ़ किस पे होता है? प्रॉफ़िट कमाना। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा वगैरह, ये सब क्या है? प्राइवेट ही तो है, निजी है, इनकी निजी कंपनी है ना? इनका काम है प्रॉफ़िट कमाना, इनका सिर्फ़ एक ही काम है प्रॉफ़िट कमाना। लेकिन अगर सोचिए उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पूरी तरीके से इकोनॉमी दे दी जाती, तो जो गरीबी है वो कभी कम ना हो पाती, है ना? हो सकता था कि जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते चले जाते, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को लागू किया ताकि सामाजिक कल्याण, वेलफेयर को अधिकतम किया जा सके, ठीक है? सिर्फ़ इसका विकास, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ़ आर्थिक विकास करना, बल्कि गरीबी को दूर करना, असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय को स्थापित करना भी था। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है कि समाज में जो पिछड़ापन मौजूद है, समाज में जो पिछड़े लोग मौजूद हैं, उनको मेन मुख्य धारा से जोड़ना, उनको भी मौके देना, अपॉर्च्युनिटीज़ देना, इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय, ठीक है? उनको मेन स्ट्रीम में लाना। ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी के उद्देश्य थे। अगला उद्देश्य संतुलित विकास। संतुलित विकास किसको कहते हैं? कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, और ऐसा नहीं हो कि एक क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, दूसरे क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित विकास। लेकिन जब सभी जो क्षेत्र हैं वो लगभग समान रूप से विकसित हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित विकास। तो गवर्नमेंट जो है सभी क्षेत्रों पे ध्यान दे रही है, निवेश कर रही है, तो उससे संभावना होती है कि सभी क्षेत्र जो है एक साथ जो है समान रूप से विकास कर सके। सभी क्षेत्रों का मतलब है कि चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र हो, ठीक है? सभी संतुलित विकास कर सकें।
निष्कर्ष क्या कहता है कि इस प्रकार भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को अपनाया, है ना? और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई ताकि आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समानता और कल्याण को भी सुनिश्चित किया जा सके। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है? इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी में जो है इस वीडियो में मैंने दूसरा क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है इसी चैप्टर का, जो कि बनने की संभावना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई नेहरू महालनोबिस विकास रणनीति की व्याख्या कीजिए। ठीक है? कौन-सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है? भारी उद्योग जो था उन पर ध्यान दिया गया क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, दूसरी में भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था और उस मॉडल को क्या बोला गया? महालनोबिस मॉडल या नेहरू महालनोबिस मॉडल इसको कहा गया। ठीक है? आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर सुना होगा महालनोबिस मॉडल। तो ये क्या था बेसिकली? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब 1956 से 1961 में लागू की गई थी, तो इसमें नेहरू महालनोबिस विकास रणनीति अपनाई गई थी। महालनोबिस कौन थे? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक उसका फॉर्मेट तैयार करने में, उसकी पॉलिसी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस रणनीति का नाम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध जो है सांख्यिकीविद, ठीक है, महालनोबिस, इनका नाम था प्रशांता चंद्र महालनोबिस के नाम पर रखा गया। एक बहुत बड़े ये इकोनॉमिस्ट थे, सांख्यिकीविद थे, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन थे। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य भारत में तेज औद्योगिक विकास, ठीक है, मेन फोकस इस बार सेकंड जो दूसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस ही था औद्योगिक विकास पर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि के ऊपर ज़्यादा फोकस था, दूसरी का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल, ठीक है, औद्योगिक विकास जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को स्थापित करना, भारी उद्योग लगाना, ठीक है, ताकि देश में निर्माण कार्य स्पीड से हो पाए। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता का मतलब कि हम अपने जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट करने हैं भारी उद्योग से संबंधित, उसके लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर थे, तो उसको कम करना निर्भरता को। नेहरू महालनोबिस रणनीति की क्या-क्या विशेषताएँ थी उसको देखते हैं। बाहरी उद्योगों पर जोर दिया गया, ठीक है, जैसे इस्पात हो गया। इस्पात का मतलब होता है जब हम ये नीचे ज़मीन से जब ये कच्चा लोहा निकालते हैं उसको इस्पात बोला जाता है, ठीक है। मशीन निर्माण करना, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग पर विकास और विशेष ध्यान देना, ठीक है। मशीन निर्माण मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को इस्टेब्लिश करना ताकि उनसे और ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए देश में कपड़ा जो है बड़ी तेज़ी से कपड़ा चाहिए लोगों को, कपड़े की डिमांड है। तो ऐसा अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे कपड़ा तो उससे नुकसान होगा। तो पहले देश में कई सारे जो है मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि कपड़ा फैक्ट्री लगा दें और मशीनें, बड़ी-बड़ी मशीनें जो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होती है वो लगा देंगे हम। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन आसान हो जाएगा और बहुत स्पीड से हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान। पूंजीगत वस्तुएँ मतलब ऐसी वस्तुओं का ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जो कि भविष्य में उस अन्य तरीके की चीज़ों का भी निर्माण कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएँ। तो दूसरा दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। एक अगर हमने मशीनें, फैक्ट्रीज़ लगा दी, कंपनीज़ लगा दी तो ऐसा नहीं होगा 1-2 साल के लिए होंगे बल्कि वो लंबे कई-कई सालों तक वो मशीनें काम करेंगी। तो इसी को बोला जाता है दीर्घकालीन आर्थिक विकास जो है चलता रहेगा, भविष्य में अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था मौजूद होगी, मजबूत होगी, है ना? जब प्रोडक्शन होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो और रोज़गार बढ़ेंगे तो सभी चीज़ें एक साथ विकसित होंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका, सरकार ने बड़े और महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना, संचालन की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। हमने पहले देख लिया पहले वाले क्वेश्चन में कि सार्वजनिक क्षेत्र के पास ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था उस समय, है ना? ताकि जो है देश का आर्थिक विकास हो पाए, ना कि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स जो है प्रॉफिट कमाएँ। ठीक है, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना। भारत अधिकतर चीज़ें विदेशों से जो आयात करता था उसको निर्भरता को कम करना और अपने ही देश में जो है स्वनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन करना। देश को औद्योगिक रूप में आत्मनिर्भर बनाना था। आज अगर हम देखें भारत अधिकतर चीज़ें जो है खुद से उगाता है, खुद से प्रोडक्शन करता है, लेकिन आज़ादी के समय ऐसा नहीं था, है ना? तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया? इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है? आज हमारे देश में जो कंपनीज़ हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो इन्हीं सब पॉलिसीज़ के ज़रिए हमें हासिल हुई है, ठीक है? दूसरा औद्योगिकरण को प्राथमिकता, कृषि के साथ-साथ औद्योगिक विकास को भी तेज़ करना था। कृषि को तो करना ही करना था कि हमने पढ़ा था कि जब देश आज़ाद होता लगभग 70 से 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर। तो कृषि का विकास तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था ही।
लेकिन साथ में औद्योगिक विकास को भी उसको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि पूरी तरीके से जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर नहीं रह सकती है ना? तो औद्योगिक विकास भी ज़रूरी था ताकि देश के आर्थिक विकास को प्रगति प्रदान की जा सके, है ना? और निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो इस प्रकार नेहरू महालनोबिस रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने पढ़ लिया। बाहरी उद्योगों का विकास करना, ठीक है, माध्यम से भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत करना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे दीर्घकालीन देश में का समग्र आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। तो यही थी, जो नेहरू थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश के विकास में, ठीक है। देश जब नया आज़ाद हुआ था तो कई सारी मुश्किलों से घिरा हुआ था उस समय। नेहरू और नेहरू जैसे अन्य जो हम कहेंगे राजनेता थे, ठीक है, और साथ में पॉलिसी मेकर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना? और इसीलिए देश आज हम जिस स्थिति में है वो इन्हीं सब लोगों की वजह से संभव हो पाया है ना? तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत हमने 2 क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो आगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे अगली वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।